बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज बहुत लोग यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं। उनका एम यही होता है, जीवन का उद्देश्य होता है। और बहुत ही कठिन परीक्षा है, बहुत ही कम लोग इसमें सफल हो पाते हैं और एक कॉम्पिटिटिव चीज है, प्रतिस्पर्धा की बात है। इसलिए ये नहीं है कि आपको पास या फेल होना है, आपको दूसरों से बेहतर मार्क्स लाने हैं, तो बेहतर करना है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके व्यक्तित्व का विकास, हर चीज जो है वो इसमें टेस्ट की जाती है। तो इसमें काफी समय लगता है अपने आप को प्रिपेयर करने में। मैं तो ये समझूंगा कि कहीं भी समझिए तो 1 साल तो पूरा लगन के साथ और परिश्रम के साथ देना चाहिए, जिसमें और कुछ ना करे, तो केवल सिविल सेवा की परीक्षा के लिए तैयारी करे और इसका इम्तिहान दे। नहीं, मैं समझता हूँ इसकी तैयारी तो बहुत, जिसको अगर इच्छा है तो कई साल पहले से, जब वो ग्रेजुएशन में आए तब से ही एक तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज जिस तरह युवा अपने करियर को लेकर जागरूक और सजग है, वह देश की सर्वोच्च सेवा, इसके माध्यम से समाज में अपनी सेवाएं देना चाहता है। उसके लिए कठिन परिश्रम भी करता है। प्रतिवर्ष लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन केवल 1000 लोगों का चयन ही होता है। ऐसे में उन युवाओं को किस तरह अपने करियर को चुनना चाहिए और समय सीमा के अंदर यदि सफलता नहीं मिलती है तो वह कैसे अपने करियर को विकल्प के रूप में चुने। इस बात को करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के जाने माने रिटायर आईएएस अधिकारी आलोक रंजन से राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक ने की सीधी बात। आइए जानते हैं क्या कहा पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है कि ये राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत विभिन्न प्रकार की जानकारियां पहुंचाता रहता है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, भौगोलिक, राजनीतिक और एकेडमिक लेवल पे जब हम कभी कोई बात करते हैं तो मुझे कोई सीनियर आईएएस की याद आती है। और हमारे प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में एक सफल शासन करने वाले हमारे साथ में हैं श्री आलोक रंजन जी। आज मैं उनके पास आया हूँ ये पूछने के लिए कि आज जो बच्चों में यूपीएससी की परीक्षा का जो क्रेज़ है, हर तीसरा बच्चा यूपीएससी के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है। तो चूँकि सर का बहुत बड़ा अनुभव है इस क्षेत्र में, सर अपने बैच में बहुत सेकंड टॉपर भी रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रशासन के पदों पर रहते हुए इन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया, आज हम इससे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है यूपीएससी में। और फिर इसी वार्ता में हम आपको बताएंगे सर से पूछ के कि इसको कैसे लक्ष्य तक पहुँचाया जाए। सर, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद संजीव जी। और मुझे बड़ी खुशी और बधाई दूंगा राष्ट्रीय प्रस्तावना को कि आपने इस तरीके का एक मुद्दा चुना जो कि आज बच्चों के भविष्य से, जो हमारा यूथ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यूपीएससी की परीक्षाएं देने के लिए जो तमाम लोग अपने कई साल लगाते हैं और पूरे महीने तो परिश्रम करते हैं, इस मुद्दे को आपने चुना है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं समझता हूँ मैं इस पर बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा 38 साल का अनुभव रहा आईएएस सेवा में। मैं 78 बैच का आईएएस अधिकारी रहा और उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुआ 2016 में। पूरे 38 साल मैंने सेवा करी और विभिन्न पदों पर रहा और अलग अलग मुझे अनुभव हुए। और रिटायरमेंट के बाद से भी मैं उन लोगों को जो सिविल सेवा में आना चाहते हैं उनके साथ काफ़ी अपनी बातचीत रखता रहता हूँ। उनके लिए मैंने किताबें भी लिखी हैं, उनके मैं जा के एड्रेस भी करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनको सही तरीके की गाइडेंस या मेंटरिंग मिल सके। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बच्चा यूपीएससी करने की तैयारी करता है, जैसे इसकी योग्यता जो है ग्रेजुएशन है, केवल वो किसी भी क्षेत्र से ग्रेजुएशन करने के बाद वो तैयारी करने लगता है, तो राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के माध्यम से आज के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें कि सबसे पहले उस बच्चे को करना क्या चाहिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज बहुत लोग यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं। उनका एम यही होता है, जीवन का उद्देश्य होता है। और आपने देखा होगा करीब 10 लाख लोगों ने, अभी मैंने पढ़ा था कहीं, प्रिलिमिनरी के फॉर्म भरे थे और 5 लाख कुछ ने वो परीक्षा दी भी थी। और अंत में जाते जाते ये केवल 800 या 900 लोग सारी सिविल सेवा को मिला के जो है वो सिलेक्ट हो पाते हैं। और आईएएस में तो होते हैं करीब 150 करीब, और बाकी सेवाओं को मिला के 800-900। तो बहुत ही कठिन परीक्षा है, बहुत ही कम लोग इसमें सफल हो पाते हैं और एक कॉम्पिटिटिव चीज है, प्रतिस्पर्धा की बात है। इसलिए ये नहीं है कि आपको पास या फेल होना है, आपको दूसरों से बेहतर मार्क्स लाने हैं, तो बेहतर करना है। इसलिए बहुत कठिन परिश्रम का ये एक बात है और इसमें पूरी लगन के साथ काम करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो सबकी रहती है। लेकिन उसके बाद आप किस तरीके का परिश्रम करते हैं, कैसी तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए। और एग्जाम बड़ा लंबा चौड़ा एग्जाम होता है, कई पेपर होते हैं, प्रीलिम्स, फिर मेन एग्जामिनेशन, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। तो हर तरीके से आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके व्यक्तित्व का विकास, हर चीज जो है वो इसमें टेस्ट की जाती है।
तो इसमें काफ़ी समय लगता है अपने आप को प्रिपेयर करने में। मैं तो ये समझूंगा कि कहीं भी समझिए तो 1 साल तो पूरा लगन के साथ और परिश्रम के साथ देना चाहिए, जिसमें और कुछ ना करे, तो केवल सिविल सेवा की परीक्षा के लिए तैयारी करे और इसका इम्तिहान दे। कभी कभी कोई बच्चा बैठता है, फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो जाता है। आपके हिसाब से ये बहुत कठिन और बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि पूरी परीक्षा में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग बैठते हैं, उसमें 1000 और उसके बाद फिर 100 से 150 तक लोग ही प्रशासनिक सेवा में, जिसको आईएएस का क्रेज कहते हैं, आईएएस में हो पाते हैं। तो फिर ऐसे बच्चों को नियमित रूप से क्या लगातार प्रयास करना चाहिए परीक्षा पास करने के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ इसकी तैयारी तो बहुत, जिसको अगर इच्छा है तो कई साल पहले से, जब वो ग्रेजुएशन में आए तब से ही एक तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वो कैसे? समाचार पत्रों को पढ़ना, उसका अध्ययन करना, जो सामयिक विषय हैं उन पर चर्चा करना, उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में अपने विचारधारा बनाना, एक क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की पावर को डेवलप करना, जनरल किताबें अलग अलग विषयों पर पढ़ना, जिसमें आपको हर विषय की जानकारी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सबके बारे में पढ़ते रहने से ये रहता है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ जाती है और आपकी जनरल अवेयरनेस बहुत हाई लगती है, क्योंकि 1 साल में ही उतनी अवेयरनेस लेवल ला पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले से जिसने अपना मेंटली अपने आप को तैयार कर रखा है, उसका सफल होने का चांस कहीं ज्यादा होता है। लेकिन जो आखिरी 1 साल होता है, वो उसमें तो बहुत ही फोकस्ड प्रिपरेशन की जरूरत है। और मैं ये तो कहूँगा, कई लोग ये सोचते हैं कि हम नौकरी के साथ कर लें। नौकरी के साथ करना आसान नहीं है, अनलेस आपकी नौकरी ऐसी है कि आपको 2-3 घंटे में आप फ्री हो जाते हो। पर आजकल कोई ऐसी नौकरी नहीं होती। आप कोई भी नौकरी करेंगे, निजी क्षेत्र में करेंगे, कहीं करेंगे, तो 10 से 12 घंटे आपको काम करना पड़ता है। 10 से 12 घंटे आप काम करेंगे तो आपको समय नहीं रह जाएगा तैयारी करने का। तो 1 साल तो ऐसा देना पड़ेगा जिसमें आप कम से कम 8 to 10 आवर्स पर डे बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड तैयारी, और तैयारी का मतलब खाली 8-10 घंटे गिनने के नहीं, फोकस तैयारी, केंद्रित बिल्कुल। आपको सिलेबस को पढ़िए, क्वेश्चन पेपर्स को पढ़िए, एनालिसिस करिए कि किस तरीके के सवाल आते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में रोज समाचार पत्रों को पढ़िए, अध्ययन करिए, एनालिसिस करिए और लिखने की क्षमता लाइए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। ये तमाम चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो आप सिविल सर्विस में सफल नहीं हो पाएंगे। आपके हिसाब से ये 1 वर्ष की जो परीक्षा है, जिसमें आपने बताया कि पूरी तन्मयता और पूरी लगन के साथ आप परीक्षा की तैयारी, ये आपका वो वर्ष होगा जब आप तैयारी पूर्ण कर चुके होंगे। आपको बृहद ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले से ही ज्ञान की धारा से जुड़ा रहना पड़ेगा और तब आप कहीं जाकर। ये मेरा मत है, बिल्कुल। सर, आपने जिस तरीके से अपने जीवन में इस आईएएस के कैरियर को चुना, और उससे पहले भी आप किसी न किसी सेवा में रहे होंगे, कुछ अपने बारे में बताइए कि आपने इस परीक्षा को कैसे पास किया था? देखिए, मैंने तो BA ऑनर्स किया था इकोनॉमिक्स में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं वहीं से सेलेक्ट हो गया था MBA के लिए IIM अहमदाबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो है, वहाँ जो सबसे श्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का, उसमें मेरा चयन हो गया था। और वहाँ 2 साल करने के बाद कैंपस में प्लेसमेंट हो जाता है। मुझे मुंबई में एक बहुत अच्छी कंपनी में मार्केटिंग में नौकरी मिल गई थी। लेकिन वहाँ यही बात 6-7 महीने करने के बाद जब मेरा मन हुआ कि नहीं, मुझे सिविल सर्विस में आना है, विशेष तौर पे IAS का आने का मन था, यहाँ आके पब्लिक की सेवा करेंगे, सोसाइटी के लिए काम करेंगे, तन्मयता से तैयारी की और परीक्षा दी, और ईश्वरी कृपा रही कि मैं पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा। मतलब आपने जो लक्ष्य लिया उसको बिल्कुल तपस्या करके, पूजा के तरीके से आपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। क्योंकि आज जो मैं दर्शकों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सर का कहने का मतलब ये है कि आप नौकरी भी कर लेंगे और आप IAS की तैयारी भी कर लेंगे और आप प्रशासन में जाकर के समाज सेवा का जो सपना पाले रहेंगे। मुझे लगता है ये इस समय ज़्यादा कठिन है। आपका उद्देश्य है कि अगर आपने लक्ष्य IAS का लिया है तो आप उसी के ऊपर फोकस करें और तब तक आप उस पर लगे रहें जब तक आपको सफलता न मिले। सर, आप अपने नहीं, इसमें एक बात कहना चाहूँगा, ये आपने जो बात कही कि तब तक लगे रहें, इसमें एक चीज़ मैं जरूर बताना चाहूँगा जो यंग बच्चे हैं, क्योंकि अब उम्र जहाँ तक आपको अलाउड है एग्जाम देना बढ़ा दी गई है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 32 और बाकी 35-37 ये सब भी उम्र है जब तक आप एक परीक्षा दे सकते हैं और कई अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। लेकिन अपना पूरा यूथ कई बच्चे मैं देख रहा हूँ उसमें पूरा व्यतीत कर देते हैं, 10-10 साल लगा देते हैं और कई अटेम्प्ट देते हैं और उसके बाद भी नहीं सफल हो पाते हैं, तो बड़े डिप्रेशन के और एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं और उनका वो समय भी चला जाता है जब वो किसी और चीज़ की तैयारी कर सकें या कोई और नौकरी भी पा सकें। तो मेरे ख्याल से ये देख लेना चाहिए 2 या 3 अटेम्प्ट ले लेंगे, उससे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अगर नहीं हुआ
तो फिर बहुत से ऐसे करियर हैं, विकल्प बहुत से विकल्प हैं वो इस समय बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रतिभा हो सकती है उसमें अच्छी रहे, आप उसमें चले जाएं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उस तरफ चले जाना चाहिए, कोर्स कर लेना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, वहां चले जाना चाहिए। अपना बिल्कुल यूथ पूरा जो 10-10 साल 12-12 साल लोग इसमें लगा देते हैं, वो मेरे विचार से करना बहुत उचित नहीं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि देश में सबसे बड़ी संख्या इसी वर्ग की है जिसकी आपने बात की, क्योंकि सिलेक्शन तो 1000 लोगों का होता है, बाकी लाखों लोग बिना सिलेक्शन के जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शन यही है आपकी तरफ से कि उनके 2 या 3 अटेम्प्ट लेने के बाद उन्हें अपने क्षेत्र में अपने योग्यता के अनुसार विकल्प चुन लेना चाहिए। बिल्कुल। आपसे आखिरी प्रश्न होगा मेरा, जब आप एकेडमिक उसमें आए IAS होने के बाद में, चूंकि लिखने पढ़ने में आपकी रुचि है, आपकी बहुत सारी किताबें हैं, आप लिखने में अभी भी अपना समय देते हैं और समय समय पर आपकी लिखी हुई किताबों का लॉन्चिंग भी होती है। आपने एक किताब लिखी थी जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में चलती है, रोल ऑफ कलेक्टर, उसके ऊपर थोड़ा सा फर्क है। वो मेरी पहली किताब थी, द कलेक्टर टुडे, चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हिंदी अनुरूप था जिलाधिकारी, चुनौतियां। तो वो बेसिकली मैंने ये पाया था, मैं DM बना और सौभाग्य रहा कि मैं 5 जिलों का DM रहा, और सबसे महत्वपूर्ण पद IAS का जो होता है वो DM का होता है, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए और समाज के लिए। आप एक लीडरशिप की पोजीशन में होते हैं, टॉप लीडरशिप के, और बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आपको वो अधिकार होता है। लेकिन मैंने पाया था किसी तरीके कहीं पर ये किताब नहीं थी जो किसी को ये बताए कि वो किस तरीके की चुनौतियां आपको मिलेंगी, किस तरीके की वास्तविक परेशानियां या दिक्कतें आपके सामने आएंगी और उनको कैसे हैंडल किया जाए, और कैसे एक क्या आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए जनता की तरफ, कैसे आपको पब्लिक से मिलना चाहिए, कैसे उनके लिए उपलब्ध रहना चाहिए, कैसे उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। इस सब को लेते हुए मैंने ये किताब लिखी है कि क्या एक सफल कलेक्टर होने के लिए, जिलाधिकारी होने के लिए किस तरीके की कार्यशैली होनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इस किताब को पढ़ के उन बच्चों को भी बहुत ज्ञान मिलता है जो जिलाधिकारी बनना चाहते हैं, और जिलाधिकारी बनने के बाद भी उन लोगों को बहुत लाभ होता है इस किताब को पढ़ने से। इस किताब का उद्देश्य पूरा हुआ आपका। राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को इस तरीके की जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। इसी तरीके से आपसे बराबर हम मिलते रहेंगे अवश्य। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।